हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे उसने कहा था कहानी चंदा शर्मा गुलेरी के बारे में। और ये कहानी आपकी 1915 में प्रकाशित हुई थी और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए या याद कर लीजिए, जो भी कहे। उसके बाद ज़्यादातर गुलेरी जी की 3 कहानियाँ हैं और उसी से अगर कभी प्रश्न बनते हैं तो जो प्रसिद्धि इनको मिली है वो उसने कहा था कहानी 1915 से मिली है। बाकी एक इनकी कहानी सुखमय जीवन थी और दूसरी बुद्धू का कांटा। जो सुखमय जीवन था वो 1911 में प्रकाशित हुआ था और बुद्धू का जो कांटा था वो 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बाकी ये आपकी 1915 में प्रकाशित हुई थी, उसने कहा था। और इस कहानी में मुख्यतया गुलेरी जी ने प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर के फ्लैशबैक पद्धति में, क्योंकि इस कहानी से ये प्रश्न भी बनता है कि किस पद्धति में कहानी लिखी गई है, तो फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई है। जैसे कि पूर्वदीप्ति शैली, हिंदी भाषा में बोले तो पूर्वदीप्ति शैली की यह स्टोरी है, फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई है। फैंटेसी शिल्प के प्रयोग के द्वारा यह कहानी बनाई गई है। और इस कहानी में एक देश प्रेम की भावना दिखाई गई है और एक आदर्श प्रेम को सुनिश्चित किया गया है। लहना सिंह और सुबेदारनी के आदर्श प्रेम को इसमें दिखाया गया है। आदर्श प्रेम कहें तो इतना आदर्श प्रेम है कि इसमें गुलेरी जी कभी लहना को सुबेदारनी से बात करने में ज़्यादा क्लोज नहीं दिखाए हैं। हमेशा से उसके अशरीरी प्रेम को दिखाया गया है कि किस तरह से उसका प्रेम एक अलग ही ऊंचाई पर था, या एक तरह से एक आदर्श रूपी प्रेम था कि उसके कहे मात्र से इसने अपना सब कुछ त्याग दिया और उसके बेटे को बचाने के लिए युद्ध क्षेत्र में लड़ता रहा। तो इस कहानी को पढ़ते हुए हम लोग उन चीज़ों को भी देखेंगे। बाकी कहानी में पात्रों को देखेंगे और पात्रों के माध्यम से इस पूरी स्टोरी को भी देखेंगे। ये कहानी आपके अमृतसर जो है उसका भी वर्णन इसमें मिलेगा इस कहानी में। बाकी फ्रांस और बेल्जियम में जो युद्ध हुआ था उसकी स्थितियों को भी दिखाया गया है। अब बाकी देश के प्रति प्रेम, त्याग और वीरता की कहानी इसमें वर्णित है। तो आइए हम लोग कहानी को पढ़ते हुए उन सब चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। और बाकी आप अगर मेरी वीडियो नहीं देखें कि इस समय कहानियों से किस प्रकार यूजीसी नेट में प्रश्न बन रहे हैं, तो वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। कहानी को हम शुरू करते हैं। बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आँखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चीथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा, क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बत्तकों, गन्ने, खोमचे,
भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि है जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती। ये चीज़ें जो इक्के वाले गाड़ीवान हैं वो लोग किस तरह से बोलते व्यवहार करते हैं और खचाखच जो लोगों से भरी हुई सड़कें हैं उस पर किस तरह से अपनी इक्के गाड़ियां दौड़ाते हैं, इन सब चीज़ों को पूरा एक प्राकृतिक दृश्य दिया जा रहा है इस शब्दों के माध्यम से। तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। ये सब पंजाबी के शब्द हैं। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इतने ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बाड़ियाँ। यही सूबेदारनी है और ये लहना सिंह है। दुकानदार एक परदेसी से गूँथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तो आप ये चीज़ याद करिएगा कि वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था सूबेदार, और जो सूबेदारनी थी वो रसोई के लिए बाड़ियाँ लेने आई थी। ये पूछ सकता है कि जो सब मिले थे तो वो दुकान पर क्या लेने आए थे, क्योंकि आज का तरीका ही है ये नेट में प्रश्न पूछने का। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। तेरे घर कहाँ हैं? मगरे में। और तेरे? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। ये चीज़ आपको याद करना है कि मगरे में कौन रहता था, माझे में कौन रहता था, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अतर सिंह कौन थे? तो अतर सिंह सूबेदारनी के मामा थे। और ये जो लहना था इसके मामा का घर कहाँ था? तो गुरु बाजार में था। ये चीज़ भी नोट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कह दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसी ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा कि तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गए। कब? कल। देखते नहीं है रेशम से कढ़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा। एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। यानी कि सदमे में चला गया कि भाई लड़की की तो सगाई हो गई है। आगे, राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? पूरी अब स्टोरी बदल गई। ये यहाँ तक की स्टोरी थी। अब इसके बाद युद्ध क्षेत्र का वर्णन है।
दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा है और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फड़फड़ाने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचें तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन है। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है। फल और दूध की वर्षा होती है कर देती है। लाभ कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नींद नहीं मिली। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये स्टेटमेंट लहना सिंह का है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था। 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। ये हजारा सिंह, आप लोग इन चीज़ों को भी नोट करिएगा। ये हजारा सिंह जो है ना, ये हस्बैंड है उसका, सूबेदारनी का। ये उसका पति है हजारा सिंह। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला। ये लहना सिंह जो कि सूबेदारनी से प्रेम करता था बचपन में। पर करें क्या? हड्डियों हड्डियों में जाड़ा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई के दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। आदमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। बजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। ये जो बजीरा है ये भी उसमें सिपाही है, बजीरा सिंह। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पर पहरा बदल ले। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। महासिंह भी है, ये भी सिपाही है। बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। ठीक है, ये वहाँ का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पांधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। ये लाइन ज़्यादातर पूछी जाती है कि ये कौन बोला है। यहाँ से मैं पांधा बन गया हूँ और उसके बाद करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इतनी दूर ये लाइन पूछ करके ये पूछता है कि ये किसने कहा था। तो ये आपके बजीरा सिंह ने कहा था। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। अब आगे। लहना सिंह
ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घूमा जमीन यहाँ लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? ये बोधा सिंह जो है, ये सूबेदारनी का लड़का है, ठीक है, सूबेदारनी का लड़का है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, सूबेदारनी का लड़का है, यानी या बोलें कि हजारा सिंह का लड़का है। जैसे मैं जानता ही न हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो, आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मादे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। ये पंक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा पूछी जाती है कि मतलब ये किसने कहा है, तो ये वजीरा सिंह ने कहा है लहना से। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मेरे जर्मनी और तुर्क हाँ भाइयों कैसे? दिल्ली शहर ते पिशोर नू जांदिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार मड़िए, कर लेना नाड़े दा सौदा अड़िए। ये पंजाबी गाना है और ये पक्का है कि पूछेगा, क्योंकि हर जगह गाने पूछ रहा है। अभी पिता नहीं कहानी से उसमें था, जो चीफ की दावत है उस कहानी में एक पंजाबी ठप्पा था, उससे क्वेश्चन बन गया था कि वो पंजाबी ठप्पा कौन सा गाती है उसकी मम्मी जब चीफ आता है। तो ये तो भाई आपको ध्यान ही देना है कि दिल्ली शहर ते पिसोरा नु जांदिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार मड़िए, कर लेना नाड़े दा सौदा अड़िए, ओए लाड़ा चाका दा कदुए नु कदू बड़ाया बे मजदार गोरिए, हुड़ लाड़ा चटाका कदुए नु। अब भाई जैसे याद करना होगा भाई याद कर लेना, ये ज़रूर पूछेगा। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर बारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन के सोते और मौजी करते रहे हों। अब तीसरी दृश्य है, मतलब तीसरा। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछा कर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़ कर सो रहा है। लाला सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आँख खाई के मुंह पर और बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा,
वही सूबेदारनी का लड़का। क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लाला सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगा कर पूछा। कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही हैं मैं। गुरु उनका भला करें। यो कहकर लाना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? और नहीं झूठ। यूँ कहकर नाही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आपकी खाकी कोट और जीन का कुर्ता पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह पर आवाज आई। सूबेदार हजारा सिंह। हजारा सिंह सूबेदारनी का हस्बैंड। कौन? लपटन साहब। हुक्म। कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं हैं। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव में है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा ने के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझ कर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे? इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के कटे बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम अपना जगाधरी जिले के में शिकार करने गए थे। ये याद कर लीजिएगा। जगाधरी जिला में शिकार करने का स्टोरी वो बनाता है। हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया। बेशक पाजी कहीं का सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया?
पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लाना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लाना? क्या कयामत आ गई? जरा तो आंखें लगने ही होती। होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने के सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आएं। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ। पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लाना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। यहाँ तुम 8 है। 8 नहीं 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लाना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक के दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा था। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लाना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लाना सिंह ने एक खूंटा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गॉड कहते हुए चित्त हो गए। लाना सिंह ने तीनों गोले बीनकर बंदूक खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास से लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लाना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जटाधारी के जिले में नीलगाय हैं। जगाधरी के जिले में नीलगाय हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसांगा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो कि ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिन डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लाना ने पतलून के जेबों में तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लाना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लाना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए। एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताजीब बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मजा बिछा हुआ हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ पढ़कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी की बनियों को बहकाता कि डाकखाने से रुपया निकाल लो। सरकार का
राज्य जाने वाला है। डाक बाबू कोल्हू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कस कर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूक की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ 8। लहना सिंह तब तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे वे 70। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाह गुरुजी की फतह, गुरुजी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों से फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे। वही हजारा सिंह, सूबेदारनी का हस्बैंड। और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वाले ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। जैसे जब ये जो लपटन सिंह बन के आया था तो ये बोला था कि इस खाई से आगे एक खाई है, वहाँ पे जाओ और वहीं पे कब्जा कर लेना। तो ये सब यहाँ से निकल करके वहाँ जा रहे थे। तब तक ये लहना सिंह को पता चला। तो लहना सिंह अब इस लपटन साहब को मारने लगा और ये इधर से उसको भेजा था बजीरा सिंह को भेजा था कि इस साइड से जा करके इनको बताओ कि ये तुम जो जा रहे हो वो गलत रास्ता है, वहाँ पे कोई खाई नहीं है। तो अभी यहाँ 70 जर्मन आकर के यहाँ से इस खाई पर वार करने लगे। इधर से ये सब पीछे से फिर दौड़ के आए कि भाई गलत न्यूज़ मिली है, और ये पीछे से ये सब फिर से वार करने लगे। तो ये इधर से भी ये सब वार कर रहे थे अपने सैनिक, और ये खाई से भी अपने सैनिक वार कर रहे थे। ये जर्मन जो 70 जर्मन थे इसी बीच में फंस गए, और फंस गए तो पूरा धड़ाम-धड़ मार रहे थे। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल मिक्खां दी फौज आई। वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी खालसा, सत श्री अकाल पुरुख। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। सिखों ने 15 के प्राण गए, 15 लोग सिख मर गए। सूबेदार के दाहिने कंधे से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरफ लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नामक सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाणभट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा कर सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह ने सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत
बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने वाली गाड़ियाँ चली आईं, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते-होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बाँधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा सा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जोर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़ कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना, लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा? 4 ही साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। ये सूबेदारनी का हस्बैंड बोल रहा है, हजारा सिंह। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। अब अंतिम। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों की रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का था। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। अब बताया जा रहा है वो स्टोरी जो मिला था सूबेदारनी से। तो ये जब सूबेदारनी से मिला था तो उस समय इसकी जो उम्र थी लहना की, वो 12 साल थी। 12 साल। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती। यानी कि जो सूबेदारनी थी वो 8 साल की थी। जब वह पूछता कि तेरी कुड़माई हो गई, वह धत कहकर भाग जाती। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। यानी कि उस समय 12 साल का था लहना सिंह। 12 साल का था और 25 वर्ष उसमें जोड़ दीजिए, यानी कि 7 और ये 3, 37 साल। जब इसको गोली लगी थी तो ये 37 साल का था। अब लहना सिंह 70 राइफल्स में जमेदार हो गया। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले जाओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली है कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं।
लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उससे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेढ़े में से निकल कर आया, बोला, लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तुम कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं? दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। वो उसको याद दिला रही है कि ये चीज़ कहे थे तुम। भाव की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा, पानी पिला दो, उसने कहा। ये सोच रहा है कि हम कैसे सूबेदारनी से फिर 25 साल बाद मिले थे। स्वप्न चल रहा था। सूबेदारनी कह रही थी, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लायपुर में ज़मीन दी। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला दो, उसने कहा। ये उस समय की उसकी मूर्छित अवस्था है और ये स्टोरी उसकी चल रही है। स्वप्न देख रहा है कि मतलब कैसे मैं सूबेदारनी से फिर मिला था। लहना सिंह सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा था। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? कीरत सिंह भी लहना सिंह का भाई था। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पठ पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ, अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चचा भतीजा दोनों यहाँ बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 6 राइफल्स, जमादार लहना सिंह। ये हेडलाइन है और ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं। स्टेटमेंट जैसे दे देगा कि 77वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, और कुछ नंबर बदल के या 68 की जगह 77, ये फ्रांस बेल्जियम उलट पुलट करके देता रहता है, एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि मतलब कि ये आपको याद कर लेना है। ये कुछ भी हो इसको याद कर लीजिए आप लोग, ताकि गलती ना होने पाए। बाकी कहानी बड़ी अच्छी थी। त्याग, वीरता, प्रेम, आदर्श, फ्लैशबैक पद्धति, सब चीज़ों को लेकर के कहानी लिखी गई है और कहानी संवेदनापरक कहानी है। पढ़ते हुए अगर आप संवेदनपरक आदमी हैं तो आपके दिलों तक पहुंचती है ये कहानी। आप एक तरह से भाव विभोर भी हो जाते हैं
कि कोई किसी के लिए इतना कैसे कर सकता है। ये सब ठीक है भैया, बात ये है कि आपको इससे पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, आपको यूजीसी नेट क्रैक करना है, इससे 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनके पात्रों का रिलेशन किससे क्या है, कौन कौन से शहर का वर्णन है, कहाँ कहाँ लड़ाई हुई है, क्या क्या स्टेटमेंट किसका है, ये सब चीज़ें आपको अपने खुद ही तैयार करनी है। तो आप लोग इस कहानी को पढ़िए और जो मेरा अनुभव था हमने आपको बताया, आप भी इसको एक बार अपने लेवल से पढ़िए, लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करिए, हेडलाइन उसको मार्क करिए और उन चीज़ों को याद करिए, आप परीक्षा में सफल होइए। फिर हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।